बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया और ये सोचा जा रहा था और इससे कबल ये बातें हो रही थी कि कुछ सीनियर प्लेयर्स बांग्लादेश के दौरे में टीम में शामिल होंगे, लेकिन इससे कतई नज़र यहाँ पर उनकी शमूलियत नहीं की गई। क्या वजूहात बनी, आज हम अपने शो पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे कबल क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है। मोहसिन नकवी साहब कल कराची तशरीफ़ लेकर आए और बहुत से ऐलानात करते करते वो शायद कुछ सवालिया निशान छोड़ गए और उन्होंने कहा कि कराची की टीम शामिल होगी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में, लेकिन सवालिया निशान अब भी मौजूद है। इस पर आज ज़रूर हम बात भी करेंगे। फिर ख़वातीन टीम के स्किल्स कैंप का आज बाकायदा आगाज़ हुआ और माजी में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मीडिया को कवरेज से रोका गया। हमेशा मीडिया कवरेज करता दिखाई दिया और इसमें हमने देखा कि आज जब सुबह पहला सेशन था, फिर दूसरा सेशन 3:30 बजे के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे कबल एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि मीडिया को आज जो स्किल्स कैंप लगा है ख़वातीन का और उसकी कवरेज की इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर मीडिया का रहा कराची के सहाफ़ियों का और अब बाकायदा इसको अलाउ कर दिया गया है कि मीडिया पाकिस्तान ख़वातीन टीम की कवरेज कर सकते हैं स्किल्स कैंप की। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर दो बात करें तो 15 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, कल से भी कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में इसका भी कैंप लगेगा। लेकिन जो पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, आज उस पर बात रहेगी और साथ साथ क्योंकि जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उस पर आज खुसूसी बात भी रहेगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची की टीम शामिल है या नहीं, इस पर भी बात रहेगी। और क्योंकि पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, मैं चाहूँगा कि पहले वो 15 रुकनी स्क्वाड पे हम बता दें नाज़रीन को कि कौन से 15 रुकनी स्क्वाड दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ खेल ली है अमेरिका में और जहां पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल होगा, उसके लिए अभी टीम का अनाउंस बाकी है। पाकिस्तान की टीम है इस वक्त जो 15 रुकनी बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंस की गई है। सलमान अली आगा टीम के कप्तान हैं, इब्रार अहमद इस टीम में स्पिनर्स के रूप में सामने हैं। उसके अलावा अहमद दानियाल, हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि अगर वसीम जूनियर टीम में शामिल नहीं होते तो सबसे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान टीम के लिए अहमद दानियाल होंगे, तो अहमद दानियाल बांग्लादेश के टूर के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल है। फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर जिसने अब प्रूव कर दिया है कि वाकई उसके अंदर एहलियत है मिडिल ऑर्डर पर आकर अपनी सलाहियतें दिखाने का। साथ साथ पाकिस्तान के मायनाज ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान टीम में शामिल हैं। हसन नवाज जो पहले माजी में न्यूजीलैंड के खिलाफ है सीरीज़ में एज ए ओपनर उनकी दरियाफ्त किया गया, लेकिन बाद में मिडिल ऑर्डर पर पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दी कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। और उसके बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहा बांग्लादेश को, तो वहाँ हसन नवाज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। उसने कई अच्छी इनिंग पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर पर खेली। हसन नवाज टीम में शामिल है। उसके अलावा हुसैन तलत, और मैं समझता हूं कि मिडिल ऑर्डर को इस्तेकाम बख्शने के लिए हुसैन तलत का इजाफा एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ खुशदिल शाह इस टीम में शामिल हैं और उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई भी है। फिर फास्ट बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो अब्बास आफरीदी इस टीम में मौजूद हैं। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर और जिसने प्रूव किया कि उनके अंदर कई सलाहियतें हैं T20 क्रिकेट खेलने की और प्रूव कर उन्होंने दिखाया, जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी भी स्कोर की। मोहम्मद नवाज इस टीम में शामिल हैं। साहबजादा फरहान जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते रहे और जब उन्हें मुंतखब किया गया दोबारा पाकिस्तान टीम के लिए तो उन्होंने वहाँ पर भी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली। साथ साथ साइम अयूब इंजरी के बाद टीम में शामिल हुआ है और अच्छी इनिंग खेल रहा है। उम्मीद करते हैं कि साइम क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सरमाया है जहां हम बहुत मिस किया हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और साइम इस टीम में मौजूद हैं। सलमान मिर्जा जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दी, एक अच्छा इजाफा है फास्ट बॉलिंग में। उसके अलावा सुफियान मुकीम, काफ़ी हम बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम के अंदर स्पिनर्स शामिल नहीं किए जा रहे इब्रार के बाद, एक मुस्तकिल स्पिनर जो परफेक्ट हो और सुफियान मुकीम की सूरत में है। सुफियान मुकीम इस टीम में शामिल हैं और जिस तरह उन्होंने दौरे न्यूजीलैंड, दौरे ऑस्ट्रेलिया में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश टूर में भी
अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उसके अलावा इस टीम में जो शामिल नहीं किए, क्योंकि कुछ सीनियर्स के हवाले से बातें हो रही थी कि इस टीम में ज़रूर सीनियर शामिल होंगे, क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस आ गई है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के शोबे के अंदर। और हम देखते हैं कि वसीम जूनियर अनफिट हुए, हारिस रऊफ जो है इंजर्ड हुए, उसके साथ साथ नसीम शाह इंजर्ड हुए, और फिर मोहम्मद हसनैन को क्यों नहीं टीम में शामिल किया गया। शाहनवाज दानी मुसलसल टीम के साथ, रेगुलर टीम के साथ रहे, फिर इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी रहा। क्या सिर्फ टूर कराना ही पीसीबी का राइट बनता दिखाई दे रहा है? खिलाना फर्ज नहीं समझते वो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे इन बॉलर्स पे इस पे बात रहेगी। आमिर जमाल एक अच्छा इजाफा पाकिस्तान के लिए ऑलराउंडर की सूरत में सामने आया है, इस पर भी हमारी कोशिश होगी कि आज बात करें। फिर शाहीन शाह आफरीदी, जिन्होंने जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में लास्ट 2 मैच में अपनी टीम को बड़ी ज़बरदस्त फतह दिलाई, उम्मीद यही की जा रही थी कि होम सीरीज़ में उन्हें आराम का मौका दिया गया है, लेकिन जब बांग्लादेश की टूर होगा तो शाहीन शाह आफरीदी टीम में शामिल होंगे। यहाँ शाहीन शाह आफरीदी टीम में शामिल नहीं है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, एक 2 पाकिस्तान के लेजेंड, और मैं समझता हूं कि इस वक्त उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को। क्या वजह बनी कि इनको टीम में शामिल नहीं किया? सब सूरत पे आज हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फरहान फरीद, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। फरहान, बहुत शुक्रिया आपका, और काफ़ी लंबा मैंने इंट्रो दे दिया। असल में वजह ये थी कि जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया उसमें एक, क्योंकि मैं अक्सर प्रोग्राम में अहमद दानियाल के हवाले से काफ़ी बातें कर रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में गो के कुछ अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, राइट बनता था उन्हें टीम में शामिल करना। दौरे न्यूजीलैंड में मुंतखब हुए, इंजरी के बाइस बाहर हुआ है, लेकिन यहाँ भरपूर मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ हारिस रऊफ भी टीम में शामिल नहीं है, नसीम शाह भी टीम में शामिल नहीं है, शाहीन शाह आफरीदी भी टीम में शामिल नहीं है। एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। चले अहमद पे तो बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, आप सब समझते हैं कि बांग्लादेश टूर के लिए एक बेहतर टीम तश्कील दी गई है? बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन, बहुत अच्छी समरी आपने पेश की और बहुत अच्छे अंदाज से आपने समअप किया इसको। देखें, मजमूई तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो T20 क्रिकेट के लिए ये टीम का ऐलान किया बांग्लादेश के खिलाफ, वो बहुत अच्छा है। मतलब इसमें एक आध खिलाड़ी पे ही बात हो सकती है आगे पीछे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही खिलाड़ी शामिल हुए जिनके लिए हर कोई बात करता है। सुफियान मुकीम के बारे में मैं आप सब लोग बैठ के बात करते थे कि वो अच्छे लेफ्ट आर्म चाइनामैन है और फ्यूचर स्टार है पाकिस्तान का। इसी तरह अहमद दानियाल के बारे में बोलते थे, PSL के अंदर आखिरी लम्हात में अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की, एक अच्छा ऑलराउंडर निकल के सामने आ रहा है। और ऐसे मौके पर जब बांग्लादेश का टूर है तो उनको मौका मिलना चाहिए था। मिर्जा सलमान के बारे में जब आप देखा, सलमान मिर्जा के बारे में जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की, लाहौर कलंदर को आखिरी 4 विकेट दिलाई मैच में, भी उसके बाद फिर कम बैक किया। मतलब उन्होंने 3 या 4 मैच खेले होंगे, लेकिन अपनी धाप बैठा दी PSL के अंदर, नजर आया, उसको भी टीम में शामिल कर लिया गया। फिर हमने देखा कि साइम अयूब, फकर जमान, 2 तजुर्बेकार खिलाड़ी, उनके साथ हारिस और साहबजादा फरहान, जिन्होंने PSL में टॉप स्कोरर रहे, शानदार बैटिंग की, उनको भी मौका दिया गया। हारिस ने जो परफॉर्मेंस दिखाई, हसन नवाज ने परफॉर्मेंस दिखाई, मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है सिवाय एक हसन तलत के जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन आउट हो रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर देखें तो हुसैन तलत ने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है, जहां पर मिडिल ऑर्डर पर जरूरत थी, प्रॉपर उन्होंने अपने आप को, जो कहते हैं ना कि मुसीबत में टीम जरूर थी लेकिन वो अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे थे। देखें, मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि वो जितने भी टीम का ऐलान हुआ है सब मैं कहता हूं सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, जितने अरसे से वो खेल रहे हैं, इन आउट हो रहे हैं। PSL में भी तकरीबन 10 साल से वो खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम में भी इन आउट होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं पाए जिस तरह हसन नवाज ने आते ही अपनी धाप बिछा दी। जिस तरह अभी हमने देखा फरहान ने अपने डोमेस्टिक कमबैक अच्छा किया, तो उस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए। हमने मेहरान मुमताज को देखा था पेशावर की तरफ से, और फिर एक और ऑलराउंडर थे जिन्होंने शानदार बैटिंग की थी, अच्छे स्पिनर भी थे वो। तो इस तरह के वो खिलाड़ी नजर आए कि जिन्होंने अपनी धाप बिछा दी है। मतलब एक अच्छा मौका है कि एक दफा फिर उनको कमबैक का मौका मिला। फास्ट बॉलर की अगर आपने बात की तो देखें, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये तो हमारे वो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं कि वो किसी वक्त भी कमबैक कर सकते हैं, वो दुनिया की बेहतरीन। हारिस और नसीम तो इस वक्त अगर हम देखें तो इंजरी का शिकार है, लेकिन यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी फिट थे और तजुर्बेकार होने के नाते यहाँ पर जगह बन सकती थी शाहीन शाह आफरीदी की। यहाँ पर देखें, इन्हीं खिलाड़ियों को तजुर्बा देने के लिए भेजा है ताकि कल को ये ना हो कि इन खिलाड़ियों को शाहीन आफरीदी की बाद फिर इनको परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता। आप शुरू में शाहीन आफरीदी इस तरह बॉलिंग करते हैं कि उसके बाद फिर मौका रहता नहीं है। तो अच्छा है कि नई बॉलिंग लाइन है पाकिस्तान की। हमने इंडिया की टीम को देखा कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के बगैर मौजूदगी में उनकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और बांग्लादेश का टूर है, कोई इतनी बड़ी रैंकिंग की टीम भी नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से देखें। ओवरऑल मैं देखता हूं कि बहुत अच्छी टीम हुई है और बहुत अच्छी बैलेंस साइट है। बस देखना यह है कि परफॉर्म किस तरह करते हैं और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है।
चले किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है, कुछ प्लेयर्स पे मज़ीद और भी बात करेंगे। और इसमें इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम एज ए स्पिनर जो है जो मौजूद हैं टीम में। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर साइम भी बॉल कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पिन के शोबे में खुजदिल शाह भी बॉल कर लेते हैं। तो यहाँ मिला जुला रुझान ऐसा नज़र आ रहा है कि बड़ा फोकस किया गया स्पिनर्स पर। और यहाँ अगर मेन फास्ट बॉलिंग के रोल पे अगर हम बात करें तो अब्बास आफरीदी वाहिद फास्ट बॉलर हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा तजुर्बा रखते हैं और इस तजुर्बे का वो इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन फोकस ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस टीम को ऐलान किया सिलेक्शन कमेटी ने, तो वहाँ ऐसा लगता है कि स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। और माजी अगर उठा के देखें तो वाकई जितने भी मैचेस बांग्लादेश में हुए हैं स्पिनर्स का रुझान बढ़ा रहा है और वहाँ पर स्पिनर्स अपना रोल अदा करते दिखाई दिए। बिल्कुल, बांग्लादेश में जब भी पाकिस्तान की टीम या कोई भी टीम गई है तो हमेशा बांग्लादेश ने अगर कोई सीरीज जीती है तो अपने स्पिनर्स के बलबूते पे जीती है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। और इंडिया की टीम भी जो है जब भी जाती है तो स्पिनर्स को ज़्यादा लेके जाती है। इंग्लैंड की टीम भी जब वहाँ जाती है तो 3 से 4 स्पिनर रखती है। तो इस तरह एशियन कंडीशन में हमें हमांग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और हमें वहाँ का पता है कि हमने पहले भी जब टूर किए तो स्पिनर्स ने कामयाबी हासिल की है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्पिनर्स की तादाद बढ़ाई है वो इसी चीज़ को देख के बढ़ाई है। और उम्मीद है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे भी, और T20 क्रिकेट में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की टीम जो है वाइट वॉश करेगी। चले वाइट वॉश करेगी, लेकिन एक ऐसे फास्ट बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग से कम बैक किया पाकिस्तान टीम में, फिर पाकिस्तान टीम की जानिब से जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो रही थी उम्दा परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब बांग्लादेश टूर की बात हुई, पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन की बात हुई, जब हमने देखा कि उसका नाम आउट कर दिया गया। हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे, इस टीम 15 रुकनी स्क्वाड में वो शामिल नहीं है। देखिए, हसन अली ने एक अच्छा कमबैक किया था PSL के अंदर, और उसके बाद फिर उनको बांग्लादेश की सीरीज में खिलाया भी गया और फिर वहाँ पर उन्होंने शानदार परफॉर्म किया और ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। 5 विकेटें भी लिए एक मैच में। उसके बाद क्या वजह बनी कोई वजाहत नहीं आई। अच्छा, अब तक ऐसा नहीं है कि हसन अली के हवाले से कोई ऐसी खबरें आई हों कि वो इंजरी का शिकार हों या कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स हो? एक फिट प्लेयर्स को आप मौका क्यों नहीं दे रहे थे, आप समझते हैं, या फिर कुछ माजी वाली कहानियां फिर एक दफा हसन अली के साथ शुरू हो गई? देखें, आपने जो बात की ना कि शाहीन आफरीदी यहाँ नहीं है, हारिस रऊफ फिटनेस की वजह से नहीं है, तो तमाम सीनियर्स खिलाड़ी नहीं होने के बाद तो हसन अली की जगह बनती थी, क्योंकि वो एक इन सबसे ज्यादा जो अभी टीम है सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और फिर परफॉर्मर भी हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, फिट भी हैं और परफॉर्मेंस भी है। क्या वजह बनी, कोई वजाहत भी नहीं आई कि हम उनको आराम करवा रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है या फिर हसन अली कुछ बता सकते हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि हसन अली बता सकते हैं। और थोड़ा सा मैं मोहम्मद हारिस और यहाँ पर एक विकेट कीपर बैटर लगाया जा रहा है और जिसके आगे मैं उससे ज़रूर फरहान से बात करूंगा। फरहान साहब, ज़्यादा फरहान के आगे भी हम देखते हैं कि विकेट कीपर लगाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेज रहा है, ये माजरा अब तक समझ में नहीं आया। और बेशक साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर विकेट कीपिंग करते रहे, अच्छे विकेट कीपर बैटर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद हैं और एज ए ओपनर मैं समझता हूँ कि साहबजादा फरहान की सिलेक्शन हुई है। लेकिन साथ हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ भी जब होम सीरीज हो रही थी वहाँ भी विकेट कीपर बैटर लगाया, और अब जो टीम ऐलान हुई है इसमें भी विकेट कीपर बैटर के रूप में सामने दिखाया गया। देखिए, PSL के आखिरी जो फाइनल मैच थे उस पर भी हमने देखा कि साहबजादा फरहान को एज ए विकेट कीपर के तौर पे लाया। जब आजम खान की परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो उसके बाद साहबजादा फरहान को आगे लेके आए। हो सकता है कि देखें, पाकिस्तान की टीम अब अगर आगे जा रही है वनडे में या एड में तो एज ए सेकंड विकेट कीपर के तौर पर हमने माजी में उमर अकमल को भी देखा कि फिर वो विकेट कीपिंग के शोबे में भी आगे आने के, ताकि टीम का बैलेंस सही करने के लिए अगर साहबजादा फरहान की टीम में शमूलियत नहीं हो पा रही किसी वजह से तो एज ए विकेट कीपर भी खिलाया जा सकता है। तो हो सकता है सेकंड विकेट कीपर के तौर पर उनको टीम में रखा जाए। लेकिन उस्मान खान का कैरियर कैसा देख रहे हैं फिर वहां उन खिलाड़ी अगर, क्योंकि दूसरी तरफ इसीलिए आ रहा था कि उस्मान खान पाकिस्तान के लिए शायद उन्होंने पिछले सीजन में पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी रहा, अच्छे विकेट कीपर के तौर पर उन्हें चांस भी मिलता रहा कुछ मैचेस में, और फिर ऐसा लगता है कि फिर साइडलाइन कर दिया गया। अब साहबजादा फरहान को उनकी जगह पर लाया गया, तो शायद आप समझते हैं कि रोल अच्छा अदा कर गए साहबजादा फरहान। देखें, ये हम लोग की बदकिस्मती कि हम लोग अपने स्टार को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और उसके बाद जो कुर्बानियाँ उनको भी भूल जाते हैं। तो उसने बहुत कुर्बानियाँ दी, फिर PSL में उसकी परफॉर्मेंस 2 सेंचुरियाँ, उसके बाद फिर एक सीरीज या एक PSL उसका अच्छा नहीं गया, उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं कि एज ए विकेट कीपर हुआ। लेकिन यहाँ पर देखें, हो सकता है साहबजादा फरहान के लिए मुश्किलातें भी खड़ी हो रही हैं, क्योंकि फ़खर जमान है, साइम अयूब है, हारिस की परफॉर्मेंस आपके सामने है, हसन नवाज भी एज ए ओपनर ही हैं और साहबजादा फरहान भी ओपनर हैं। तो 5 से 6 ओपनर टीम में है, वहाँ
पर आपको पता है कि वो एज ए विकेट कीपर के तौर पे हो सकता है टीम में जगह बनाए, लेकिन उनकी असल जगह, उनकी परफॉर्मेंस जहाँ की है। मोहम्मद हारिस ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी जी। विकेट कीपिंग भी बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में की है। देखिए हारिस ने सेंचुरी भी बनाई और अच्छा परफॉर्म भी किया। अब देखना यह है कि अब साइम अयूब को कब तक एज ए ओपनर खिलाते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अभी इस तरह की नहीं है इस तरह की साइम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग में भी कुछ इंजरी के बाद जब वो टीम में वापस आए और पाकिस्तान सुपर लीग उन्होंने खेली, वहाँ परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं रही। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली, वहाँ कुछ एक अच्छी इनिंग खेल के चले गए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उस किस्म की इनिंग अब तक नहीं खेल पाया इंजरी के बाद साइम अयूब। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम साइम अयूब के हवाले से भी बात कर रहे थे और दीगर ओपनर्स के हवाले से भी बात करें। थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग के शोबे पे आ जाएं और जिन बॉलर्स के साथ माजी में ज़्यादतियाँ होती रहीं, इन आउट का सिलसिला उनके साथ रहा, वो ज़रा फरहान फरीद से ज़रूर बात करेंगे। उनका एक शिकार हसन अली भी इस टूर में नज़र आ रहा है, लेकिन शाहनवाज धानी के हवाले से भी बात करेंगे हम अपने शो के अंदर। मोहम्मद हसनैन के साथ भी बात करेंगे और आमिर जमाल के हवाले से भी बात करेंगे। खुर्रम शहजाद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खुर्रम शहजाद के हवाले से भी बात करेंगे। और क्या कहेंगे फरहान फरीद, आप टीम के साथ स्ट्रगल कराते हैं, फिर इन आउट का सिलसिला उस प्लेयर्स के साथ रहता है, कुछ खामियां ज़रूर होती हैं प्लेयर्स के अंदर, वो मैनेजमेंट का काम होता है कि उन्हें दूर किया जाए। जिस तरह बड़ी सी बातें होती हैं कि थोड़ा सा मस्करा टाइप के जो है शाहनवाज दानी है, उन्हें टीम में इस बेस पे नहीं शामिल किया जाता है कि वो थोड़ा सा मस्करापन कर लेता है। लेकिन एक तो एंजॉयमेंट होती है कि अगर आप देखें कि थोड़े से उसके बाइस खिलाड़ी घुल मिल जाते हैं तो आप समझते हैं ये जवाब नहीं बनाना चाहिए। परफॉर्मेंस उसकी बोलती रही, डोमेस्टिक में परफॉर्म रहा, पाकिस्तान शाहीन से परफॉर्म रहा, इन आउट सिलसिले के बाइस ऐसा लगा कि उसे साइडलाइन कर दिया गया। देखें, आप पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं शाहनवाज दानी के बारे में, उन्होंने तो पीएसएल के अंदर कराची की टीम ने रख तो लिया और लेकिन उनको खिलाया कुछ नहीं, मतलब कोई मैच नहीं दिया उनको। आखिरी लम्हात में उन्हें शामिल किया गया ना फरहान। देखें जब आपने रख लिया है टीम में तो फिर उसके बाद उनको कोई एक ना एक मैच तो देना चाहिए था, ताकि उनकी परफॉर्मेंस तो नजर आती, उनकी फिटनेस नजर आती, तो वहां पर इनको चांस नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस पर टीम में शामिल नहीं किया, जब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, टॉप किया था पीएसएल के अंदर, और उसके बाद फिर उन्हें मौका दिया गया, टेस्ट मैच भी खिलाया गया, वनडे भी खिलाया गया, टी20, लेकिन उनको मतलब एकदम से बाहर कर दिया गया और उनको भुला दिया गया। ऐसा बुला दिया गया कि शाहनवाज दानी भी कभी हुआ करते थे। और शाहनवाज दानी की परफॉर्मेंस से कतई नज़र में बात करूं, अगर सिंध का एक और लड़का मुश्ताक करोड़ो, ये दोनों ऐसे लड़के थे जिनके साथ बहुत ज्यादती हुई और उनको नज़र रखना चाहिए थी, उनको कहीं ना कहीं चांस देना चाहिए था। तो शाहनवाज दानी के ऊपर मतलब उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कहता हूं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अपना लोहा मनवाएं और इस तरह की परफॉर्मेंस दे कि कोई आपको बाहर करने का नहीं सोचे। मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए उनकी तरफ से कि नाकदीन के ना सिर्फ मुंह बंद कर दें बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से मजबूर कर दें सिलेक्टर को कि एक दफ़ा फिर वो टी20 या वनडे में शामिल हों। चलें, बड़ी अच्छी बात की टी20 और वनडे में शामिल हों, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद हसनैन आपके पास अच्छे कमबैक किया उसे, फिर इन आउट का सिलसिला तो उसके साथ भी रहा और ऐसा लगता है कि इंटीरियर के जो प्लेयर्स हैं ना उनके साथ जातियों का सिलसिला शुरू हो गया है और शाहनवाज दानी शिकार बने, मोहम्मद हसनैन शिकार बने, जाहिद महमूद शिकार बने, ऐसे कई क्रिकेटर शिकार बने। जिस तरह आपने मुश्ताक करोड़ की बात की, एक अच्छा उभरता हुआ फास्ट बॉलर्स आया और शायद नज़र लग गई है उसे भी और सिलसिला उसका भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, काशी भट्टी भी एक मिसाल थे बहुत बड़ी और नुमान ने काफ़ी परफॉर्म किया, उसके बाद जाके उनको टीम मिली और इस वक्त वो पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर के तौर पर सामने आए। तो बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद हसनैन की भी मिसाल है कि एकदम से वो टेस्ट मैच में आए और शानदार स्पीड स्टार हुए और पीएसएल के अंदर भी सामने उभर के सामने, फिर बदकिस्मती से वो अनफिट हो गए और फिर टीम से बाहर हो गए, लेकिन एक दफ़ा फिर अच्छा कमबैक किया उन्होंने, लेकिन सिलेक्टरों की नज़रों से एक दफ़ा फिर वो दूर हो गए। लेकिन एक अच्छा पर्सपेक्टर है पाकिस्तान के लिए, अच्छा फास्ट बॉलर है और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो एक स्पीड स्टार है टेस्ट मैच के लिए। मैं तो कहता हूँ खास तौर पर उसको रखना चाहिए। चलें, ये स्पीड स्टार हैं, थोड़े से फास्ट बॉलिंग अगर हम देख लें तो यहाँ पर तो इन खिलाड़ियों पर तरजीह नहीं दी गई टी20 सीरीज़ के लिए। वनडे सीरीज़ हमने खेली है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसके लिए टीम का अनाउंस नहीं हुआ। आप समझते हैं कि अमेरिका की जो विकेटें हैं वहाँ पर इन बाबर रिजवान और शाहीन और जिस तरह हारिस रऊफ़ और फिर शाहनवाज और मोहम्मद हसनैन, ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है वनडे क्रिकेट के अंदर?
बिल्कुल पड़ सकती है। और हालिया दिनों में हमने शहजाद की परफॉर्मेंस देखी, उभरता हुआ फास्ट बॉलर नजर आया बेहतरीन अंदाज से। और फिर हमने आमिर जमाल को भी कमबैक करते हुए देखा, तो आमिर जमाल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हारिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तमाम बॉलर को अपनी चाहिए अपनी फिटनेस पे ख्याल रखें और अपनी स्पीड, अपनी फिटनेस और अपनी क्रिकेट और अपनी ट्रेनिंग ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करें। अगर पाकिस्तान टीम में नहीं है, इन आउट हो रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट अभी शुरू होने जा रहा है, तो हर लिहाज से आपको क्रिकेट तो बहुत मिलेगी। अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए आप किसी भी वक्त भी जो है वो आपको बुलाया जा सकता है। चल पाकिस्तान के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ तो अभी वनडे और T20 के लिए जो है जिस तरह शुरुआत हो गई है, कुछ टेस्ट मैचेस पे भी हम बात करें, हमने जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज़ खेलनी है और कुछ ऐसे विकेट कीपर को भी कैंप में बुलाया गया स्किल्स कैंप के अंदर, उस पर मैं ज़रूर फरहान से बात करूँगा। साद बेग इस विकेट कीपर बैटर के रूप में स्किल्स कैंप में मौजूद थे। फिर अगर हम देखें तो तवील अरसे तक अंडर 19 में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले, अंडर 19 में टीम के लिए कप्तानी करने वाले, पाकिस्तान शाहीन के लिए कप्तानी करने वाले रोहेल नज़ीर इस स्किल्स कैंप में मौजूद थे। और मैं रोहेल के हवाले से इसलिए बात करूँगा तो ऐसा लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पर, ये मेरी इनफरादी राय है कि यहाँ पर रोहेल नज़ीर को इसलिए स्किल्स कैंप में लाया गया है कि टेस्ट मैचेस के लिए भी हम अच्छे विकेट कीपर तैयार कर सकें। गो के मोहम्मद रिजवान बड़ी ज़बरदस्त है, कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है रिजवान को शायद ऐसा लगता है कि महदूद कर दिया जाए वनडे क्रिकेट तक और वनडे की वो क़यादत करते रहें। और मैं ज़रूर यहाँ पर फरहान से बात करूँगा। फरहान, रोहेल नज़ीर तवील अरसे तक अच्छी खदमात उन्होंने अंजाम दी, काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया, फिर शायद सेलेक्टर्स की नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँची या पसंद नापसंद का सिलसिला उनके साथ भी रहा। 2 विकेट कीपर को इस वक्त इस कैंप में बुलाया गया था और जिनमें साद बेग शामिल थे, जिनमें रोहेल नज़ीर शामिल थे। और ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, जो मेरी इनफरादी राय भी है और मेरे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि रोहेल नज़ीर को टेस्ट टीम के लिए जो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया जाएगा एज ए रिजर्व विकेट कीपर। तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखें तजुर्बे अगर देखा जाए तो साद बेग से ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ज़्यादा खेली हुई है और अंडर 19 क्रिकेट भी पहले खेली है उनसे, और पाकिस्तान शाहीन की भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, कप्तानी भी की हुई है। तो रोहेल नज़ीर के लिए, और उनका बैटिंग का स्टाइल भी जो है ना वो बड़ी क्रिकेट वाला है, वो तवील इनिंग खेलते हैं और उनका स्टैमिना भी अच्छा है, टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है। तो अगर स्किल प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम में बुलाया है तो यकीनी तौर पर माजी में जो गलतियां हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उससे कुछ सीख रहे होंगे और फ्यूचर में इन खिलाड़ियों पर नज़र रखी जाएगी, उन खिलाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है जिन पर पाकिस्तान की नज़रें होनी चाहिए। तो साद बेग को T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के लिहाज से देखा जा रहा होगा और रोहेल नज़ीर को बड़ी क्रिकेट रेड बॉल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको अपनी नज़रों में रखा होगा, इसी वजह से जो है उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बुलाया। तो एक अच्छा इकदाम है कि आप फ्यूचर के लिए खिलाड़ियों पर नज़र रखें और अपने डायरी के अंदर और अपने कैलेंडर के अंदर उन खिलाड़ियों को बिल्कुल माइंड में रखें और कोचिज़ को भी पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर कौन है। चले, हमारा फ्यूचर कौन है, इस पर मज़ीद और भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट से हटकर पाकिस्तान हॉकी के हवाले से थोड़ी सी बात करें। एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तीसरे मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहाँ पर नेशन कप के अंदर पाकिस्तान हॉकी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की अंडर 18 टीम भी अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है इस वक्त चीन के अंदर। और फिर पाकिस्तान विमेंस हॉकी की थोड़ी सी बात करें तो शैला रज़ा को विमेंस हॉकी, कराची विमेंस हॉकी का सदर बना दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शैला रज़ा को वैसे भी काफ़ी तजुर्बा था, सिंध वुमेंस हॉकी एसोसिएशन की जो है वो सदारत कर चुकी हैं, अब कराची हॉकी एसोसिएशन विमेंस की सदारत कर रही हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम कराची की बनके सामने आई थी। और आपने बात की पाकिस्तान अंडर 18 टीम की परफॉर्मेंस, ऐसे हालात के अंदर जब पाकिस्तान की सीनियर टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी और नेशन कप के अंदर फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया, फ्रांस को सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी और इस दफ़ा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टाइटल और प्रो कप के लिए जो है वो किसी न किसी वजह के तौर पर पाकिस्तान के क्वालिफाई कर जाएगी और मामला सी बजट पे और पैसों पे चल रहे थे। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यहाँ पर चाहिए कि माजी की जो गलतियाँ की हैं उनसे कुछ सीखा जाए और पाकिस्तान के जो आला हकाम है, पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हकाम है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उन सबको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ जैसे गलती हुई, राइट मैन राइट जॉब लेके आने चाहिए। हॉकी फेडरेशन में ऐसा प्रेसिडेंट लेके आने चाहिए जो आपके लिए स्पॉन्सर लेके आ सके और उसको हॉकी की कोई इना हो, हॉकी को जानता हो।
वरना बख्शी साहब को तो हॉकी का कुछ पता ही नहीं है, और उनके जो आगे पीछे एडवाइजर हैं उनके कहने में वो चल रहे होते हैं, अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं और हॉकी का भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो हॉकी ऐसे हाथों में आने चाहिए जो हॉकी को जानते हो, हॉकी उन्होंने खेली हो और पाकिस्तान के लिए कोई कारनामे सर अंजाम दिए हो, और पाकिस्तान के लिए जो सबसे मामला जो है ना इस वक्त माली मामला से दो चार हो रही है, तो ऐसे सदर आए या ऐसे सेक्रेटरी आए जो कि जिनकी कोई अच्छी रेपुटेशन हो, लोग उनको इज्जत की नजर से देखते हो और उनकी बात पे असर भी करते हो, ना कि उनका माजी ऐसा हो कि लोग पता हो। अभी कितनी हुई कि खिलाड़ी को 5,600 रुपए का चेक दिया जा रहा है, मतलब ऐसी बदनामी हो रही है कि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद शायद जाती की गई है, और जिस तरह उन्होंने वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं और किया। खुद टूर पे जा रहे हैं, आपका खर्चा क्रिकेट हॉकी जो है हॉकी फेडरेशन जो है कर्जदार हो चुकी है और पैसे मांग रही है, और आप डॉलरों में पैसे ले रहे हैं। चलें, डॉलरों में पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौमी खेल है हमारा और खिलाड़ी सबसे ज्यादा इज्जत के काबिल हैं, और इस पर मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं थोड़ा सा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद जिस तरह फाइनल जीता जनूबी अफ्रीका ने, और उसके बाद उनका तसल्सल शायद ऐसा लगता है कि जीत के लिए ना भूख की प्यास मजीद बढ़ गई। जिसे भी लाकर खड़ा किया जा रहा है ऐसा लगता है कि वो झंझोड़ने के लिए तैयार है। और जिस तरह कप्तान बनाया गया जनूबी अफ्रीकन कप्तान, और जिस तरह उन्होंने इनिंग खेली 367 की, कुछ रिकॉर्ड्स वो कायम कर सकते थे, अपने नाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह बयान दिया अजीम ब्रायन लारा को, आप समझते हैं कि काबिल तहसीन है वो? देखें, ऐसा हमने काफ़ी अरसे बाद देखा है कि इस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स और इस तरह की मोहब्बत हमने मार्क टेलर को देखा था, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, जो पेशावर टेस्ट में मैच चल रहा था और वो 330 रन बना 29 रन बना के विकेट पे मौजूद थे। तो ग्रेट ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने में उनको 5-6 रन चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दिया और कहा कि मैं ब्रैडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता, वो अजीम क्रिकेटर हैं, ये रिकॉर्ड उन्हीं के साथ जुड़ा रहे। उसके बाद हमने देखा कि कल 367 रन बना के मौजूद थे और खाने का वफा हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि 33 रन, एक कमजोर बॉलिंग, जिम्बाब्वे की बैटिंग कंडीशन बेहतरीन थी और कोई उनका रास्ता रोक नहीं सकता था। वो 400 रन बना सकते थे, उनके पास जो है वो 375 रन का टारगेट भी रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, 380 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे लारा का और हेडन का 375 का। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिकॉर्ड लारा के पास ही रहना चाहिए और लारा अजीम खिलाड़ी हैं। और यहाँ तक कहा कि अगर मुझे 100 दफा भी ऐसा मौका मिले कि मैं 400 के करीब पहुंच रहा हूं तो मैं ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा, ये रिकॉर्ड अजीम लारा के साथ रहना चाहिए। तो एक अजीम खिलाड़ी कप्तान था, अपने डेब्यू में 274 रन की इनिंग खेली थी। स्मिथ ने जो कि कप्तान थे साउथ अफ्रीका, वो रिकॉर्ड भी तोड़ा और सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाले डेब्यू पे कप्तान बन गए। और किसी भी मुल्क में अवे जाके खेल के सबसे बड़ी इनिंग का रिकॉर्ड जो हनीफ मोहम्मद का था 333 रन का, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और 68 साल के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा है कि किसी भी खिलाड़ी ने गैर मुल्क में जाके, किसी दूसरी कंट्री में जाके इतनी बड़ी इनिंग खेली है। तो मैं कहता हूं कि यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका ने 28 साल बाद जब वर्ल्ड चैंपियनशिप आईसीसी का कोई अवार्ड जीता, उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। चला है जिस तरह उनकी कारकर्दगी रही। लेकिन एक और कप्तान की भी बात कर लेते हैं, इंडियन कप्तान की, जिन्होंने एक और तारीखी इनिंग खेली, वो कारनामे अंजाम दे दिए जो माजी में कई बड़े सुपरस्टार इंडिया की तरफ से नहीं दे सके एज ए कैप्टन, और कुछ अच्छी इनिंग उनके नाम भी आ गई। और ऐसा लगता है कि कप्तानों का दौर चल रहा है इस वक्त, और शुभमन गिल ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल, देखें, शुभमन गिल बिल्कुल ही यंग कप्तान है और इंग्लैंड का टूर आपको पता है कितना मुश्किल होता है। वहाँ पर पहले टेस्ट की में पहली इनिंग में जाके डेब्यू में कप्तान ने सेंचुरी की, और उसके बाद दूसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी की, फिर उसके बाद फिर यानी कि ये एलन बॉर्डर के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक टेस्ट की दोनों इनिंग में अब तक 56 तारीख क्रिकेट 56 साल तारीख के अंदर कोई भी कप्तान इंडियन वहां पर फतह नहीं दिला सका। बिल्कुल, एक और अपने नाम कर गए हिस्ट्री में। और उस एडमिस्टन ग्राउंड में इंग्लैंड ने 80% टेस्ट मैच जीते हैं और 10% ड्रॉ हुए, 10% वो हारे हैं। मतलब उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा वहां पर। और ऐसी कंडीशन में जब से आपके पास 80 ओवर थे और आपने 7 विकेट लेनी थी, वहां पर भी आपने अच्छा करना है। और आपने 585 रन बना चुके हैं सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में, यानी कि अभी आपके पास 3 टेस्ट मैच बाकी हैं, 6 इनिंग बाकी हैं। ब्रैडमैन का 928 रन का रिकॉर्ड है जो सबसे बड़ा किसी भी सीरीज का है। और शुभमन गिल ने जो है जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक टेस्ट की दोनों इनिंग में 150 से ज्यादा रन बनाए। और वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने इंडिया की तरफ से अवे जाके इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हो, इतनी बड़ी इनिंग खेली हो, एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। चलें, रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। और शुभमन गिल साथ साथ मजीद और भी बात हमारी जारी रहेगी। फरहान फरीद से इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
एक और टेस्ट क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे फरहान फरीद से, और दो कप्तानों के हवाले से बात कर रहे थे, एक इंडियन कैप्टन शुभमन गिल और दूसरा जनूबी अफ्रीकन कप्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। जो परफॉर्मेंस कप्तान की अच्छी होती है ना, तो टीम ऑलरेडी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। कुछ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, और जहाँ पर अगर हम देखें तो इस वक्त कराची की टीम पर पाबंदी लगा दी गई है, बल्कि उसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शामिल नहीं किया गया है। क्या वजूहत है, इस पर फरहान फरीद से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन कुछ जो अगर हम देखें ना फैसले चेयरमैन मीडिया के सामने देते हुए नज़र आते हैं, उस पर भी ज़रूर बात रहेगी। कल जिस तरह हमारे साथी दोस्त ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि क्या कराची की टीम शामिल होगी, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम पुराने ही डोमेस्टिक सर्किट है और हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची की टीम शामिल है। दो तरफा बयान सामने आ रहा है। एक जानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ जो कैलेंडर एरिया दिखा रहा है उसमें कराची की टीम शामिल नहीं है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी इससे कतई नज़र वो डोमेस्टिक क्रिकेट को कह रहे हैं कि माजी में जिस तरह होता रहा है उसी तरह रहेगा, कोई तब्दीली नहीं हो रही, कराची की टीम शामिल रहेगी। क्या कहेंगे इसमें? देखें, बदलते हुए अंदाज हुए। आखिरी जो हफ्ता रहा क्रिकेट के लिहाज से, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिहाज से बड़ा गर्मा गर्मी का मामला रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक कैलेंडर जारी किया, उसमें एक नया फॉर्मेट लेके आए कि 6 टीमें जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे, 2 टीमें जो है क्वालिफाई राउंड खेलेंगी। टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर। यह हैरत अंगेज था, 18 टीमों से एकदम से आप 8 टीमों पे लेके आ गए, और 6 टीमों में कौन सी टीमें थी जिन्होंने पेशावर ने और सियालकोट ने फाइनल खेला था। लाहौर की टीम थी, अच्छा इसमें फाटा की टीम थी, इसमें इस्लामाबाद की टीम थी, और ये 6 टीमें थी। और उसके अलावा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो कि ग्रेड 2 टूर्नामेंट होगा, उसकी 2 क्वालिफाइड टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी। 150 से जायद खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल नहीं सकते, और वो जो फॉर्मेट था उसके अंदर 300-350 खिलाड़ी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, इलाकाई क्रिकेट खेलते थे। करप्शन और सिफारिश का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने जा रहा था। एक दफा फिर करप्शन और सिफारिश का कल्चर अरूज पे पहुंच जाता। और कराची के मामले में नदी उमर साहब को मैं सलूट करता हूं, जिस अंदाज से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड पे इख्तलाफी नोट लिखा, ऑनलाइन वो मीटिंग में शामिल रहे और उन्होंने शदीद मुखालफत की इसकी। और उसके बाद मीडिया का किरदार बहुत जबरदस्त रहा, और जितने भी अपोजिशन थे, हिज़्ब इख्तिलाफ थे, सबने कराची की बात की। असगर अजीम साहब ने कल जब सवाल किया मोहसिन नकवी साहब से, तो वो भी अंडर प्रेशर नजर आए, और वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के फवाद भाई ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और उसके पीछे बिहाइंड द सीन नदी उमर साहब थे जिन्होंने प्रेशर मेंटेन रखा। उसका नतीजा निकला कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कराची की टीम कहीं नहीं जा रही, कराची की टीम पार्टिसिपेट करेगी। वो कैसे करेगी, वो क्या फार्मूला होगा, वो सब आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि मीडिया का प्रेशर रहा, और नदी उमर साहब जो कि आरसीए के कराची के जो है प्रेसिडेंट है, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, और उसके बाद वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फवाद भाई ने अपना किरदार अदा किया। और उसके बाद सिर्फ कराची की बात नहीं है, देखिए कराची की टीम तो एक टीम है, पिछले 2 टीमें खेली थी, लाहौर की टीम भी है, उसके अंदर जो है वो मुल्तान की टीम भी है, और बलूचिस्तान की कोई टीम नहीं थी, इसमें कोयटा की टीम भी है। बलूचिस्तान के अलावा सिंध की कोई टीम नहीं थी, गिलगित बल्चिस्तान है, उसके आज़ाद कश्मीर है। मतलब आप समझे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी महदूद हो गया सिर्फ 2 सूबों के अंदर। 3 टीमें हैं पंजाब की, अच्छा 1 टीम है फेडरल की, और 2 टीमें केपीके की। उसके अलावा सिंध की क्रिकेट खत्म हो गई, इसके अलावा अपना बलूचिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, इलाकाई टैलेंट आपका ज़ाया हो जाता। इतना टैलेंट है यहाँ पर, आप खुद बताएं कि एकेडमियाँ जो चलती हैं, जो क्लब चलते हैं, जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है, वो सब इसी आस पे खेले होते हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होगा तो हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मौका मिलेगा, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो वहाँ से हमें पाकिस्तान खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सारी की सारी ख्वाहिशें और सारी के सारी अरमान जो है वो धरे के धरे रह गए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा फैसला किया। लेकिन अब बहुत अच्छी खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कराची की टीम शामिल हो, और जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने वेटरन क्रिकेट की बात की, और वर्ल्ड कप वेटरन क्रिकेट का भी हो रहा है, और इसकी मेज़बानी भी जो पाकिस्तान को मिली, और शहर कायद है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में इसका इवेंट मुनक्किद होगा। 14 टीमें इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से, दुनिया भर से जो है शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी टीमें भी, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें भी आ रही हैं। एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है जिसे तस्लीम भी किया मोहसिन नकवी ने, और वेन्यू भी दे दिया। देखिए वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा इमेज गया पाकिस्तान का। इससे पहला ओवर 40 वर्ल्ड कप जो था वो पाकिस्तान ने जीता भी, तमाम मैचेस जीते, और शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ मेज़बानी भी बहुत अच्छी रही। और इस दफ़ा इसी वजह से 10 मैच की टेस्ट स्टेडियम की मेज़बानी दे दी गई है। इसके अलावा मून खान क्रिकेट अकेडमी भी हैं,
और कुछ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप होगा ये, और जिस तरह मीडिया ने इसकी कवरेज की थी और जिस तरह से पाकिस्तान का अच्छा इमेज, पॉजिटिव इमेज दुनिया में गया था, तो वो जो प्रोटोकॉल खिलाड़ियों को मिला था वो आज तक नहीं भूले। तो एक वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन की एक और अच्छी कोशिश कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एंगेज किया और मोहसिन नकवी साहब ने इनको पूरी सपोर्ट की, यकीन दहानी कराई। मैं समझता हूँ कि पिछले इवेंट से ज़्यादा ये इवेंट अच्छा हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर जो डिस्ट्रिक्ट का भी आगाज़ हो गया है, मुख्तलिफ मैचेस ग्राउंड्स पे हो रहे हैं। ग्रास रूट लेवल की जो बात करते हैं ना, तो आप समझते हो कि यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है खिलाड़ियों को? बिल्कुल, देखें क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी के ऊपर अब ध्यान देना चाहिए। अभी आज ही की खबर है कि फाटा रीजन के अंदर जो है वो इख्तलाफ हो गया, फाइनल रुक गया डिस्ट्रिक्ट का। क्या हुआ कि सिलेक्शन और जो रीजन के सदर हैं उनके आपस में इख्तलाफ हो गया सिलेक्शन के ऊपर, तो वो अभी फाइनल रुका हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना एक कोच भेजता है, एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भेजता है, लेकिन उनको इतना पता नहीं होता कि कौन सा परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। तो अब कराची के अंदर अगर बात करें तो 7 जोन है और 7 जोन में एक रीजन है, फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम है और मुकाबला बड़ा सख्त हो गया है। 4 मैचेस इस दफा कराए गए और जो कि क्वालिफाइंग राउंड थे, या इनको आप कह सकते थे कि ये परफॉर्मेंस की वजह से कराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे ऑटोमेटिक चॉइस थे जो लड़के ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गए, पहले से उनको कहा गया था। तो कुछ लड़कों की परफॉर्मेंस ऐसी थी जिन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई, जिसमें एक बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी था मास, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस हो नहीं, वो टीम में शामिल नहीं हो सका। अरसलान फरजंद ने रिकॉर्ड बनाया 1000 से ज्यादा रन बना के, जिसमें 2 डबल सेंचुरी या 3 सेंचुरी बना के एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो परफॉर्मेंस आ रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी तवज्जो दी जा रही है, पैसा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। अब ये देखना है अच्छा, कि उसके बाद साथ साथ डोमेस्टिक में हमने देखा कि अभी जो स्किल्स कैंप लगा उसमें फरहान फरीद कि डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर को भी हमने देखा कि कैंप में हिस्सा उनको भी बनाया गया, जिनमें ख्वाजा नाफे का नाम आपके सामने है। और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, माजी के लिए कहा जा रहा है, माजी में भी अगर हम देखें तो उसने सिंध प्रीमियर लीग के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस दिया, पाकिस्तान सुपर लीग में भी उसे मौका मिला, वहाँ भी परफॉर्म किया। और ऐसा कहा जा रहा है कि, लेकिन ये वक्त से पहले कहने वाली बातें हैं कि बाबर आजम का नैमुल बदल यहाँ पर ख्वाजा नाफे। देखें, ये बात कबल उस वक्त होगी क्योंकि बाबर आजम की क्लास जो है ना, आपको पता है दुनिया के अंदर बाबर आजम की रिस्पेक्ट जो है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे को ये प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो खेल चुके हैं, सिंध प्रीमियर लीग में वो खेल चुके हैं, PSL के अंदर खेल चुके हैं और परफॉर्मेंस भी दी, जितना मौका मिला उनको उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। अब्दुल रज़ाक के ज़ेरे साए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पावर हिटर जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उनको बहुत अच्छा मौका मिला कि वो अपनी स्किल्स, पावर्स, मसल्स डेवलप करें। और जिस अंदाज से अब्दुल रज़ाक जैसे खिलाड़ी इनको सिखा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर एक अच्छा चांस है। आपने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट से इनको मौका मिला और डोमेस्टिक क्रिकेटर को मौका मिल रहा है, और अब देखना चाहिए राइट मैन राइट जॉब होना चाहिए। पैसा अगर आ रहा है तो उन खिलाड़ियों तक राइट मैन राइट जॉब होनी चाहिए। जॉब के हवाले से एक जरूर बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा महदूद है। और अजहर महमूद हेड कोच बन गए इस वक्त पाकिस्तान टेस्ट टीम के, क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूँगा कि अजहर महमूद बड़े लकी हैं कि वो हर जगह फिट हो जाते हैं और बेहतरीन चॉइसें मौजूद थी, लेकिन अब उनको मौका मिला है तो रिजल्ट दे, क्योंकि अजहर महमूद के ऊपर सवालिया निशाना हो चुका है कि हैं बहुत अच्छे कोच, क्वालिफाइड कोच हैं, लेकिन उनकी ज़ेरे साए रिजल्ट नहीं आ पा रहे। काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं अजहर महमूद, और अब रिजल्ट देने का वक्त आ गया और भारी जिम्मेदारी उनको टेस्ट टीम के लिए दे दी गई है। और क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो टेस्ट में पाकिस्तान टीम की कारगिर्दगी कुछ अच्छी नहीं रही, जिसके बेस पे हम 8वें नंबर पर मौजूद रहे। फरहान फरीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।